क्रूज का नाटक है। कल भी क्लास हुई थी, आप क्लास में आई भी थी, आप बहुत बदतमीजी से बात भी कर रहे थे, कल मैंने आपका कमेंट एकदम इग्नोर किया था। आज फिर मैंने एकदम 1 बजे क्लास स्टार्ट कर दी है। तो काय की बदतमीजी चल रही है तुम्हारे? लॉक होना है क्या बैग से? लॉक होना हो तो बताओ तुम, स्नेहा आ रहा? हाँ चलो, हाँ जी बच्चों। प्रियांशु साउंड यहाँ से बहुत सही है बेटा, साउंड एकदम ओके है। आओ फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आते हैं बदतमीज से बच्चे क्लास में, टीचर के आते नहीं। इसने हाँ कल भी कुछ बोल रही थी, मैंने ऐसे अवॉइड किया, मैंने कहा ठीक है बच्ची है कोई बात नहीं। एक दिन पहले भी बोल रही थी, मुझे याद है लास्ट मंथ भी कुछ बोल रही थी। आज फिर देखो 1 बजे मैंने एकदम शार्प क्लास स्टार्ट कर दी है और कह रही है आज फिर क्लास ना होगी। ये तो भड़काऊ बच्चे, ये उनमें से एक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन की जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने सारे टाइप करवा लिए हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज आपको पता लगेगा कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं, ये आज आपको पता लगेगा। ठीक है, चल आइए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब नोट डालकर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में कुछ फैक्चुअल नोट्स लिखवा रही हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। चल आइए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को माइक्रोफोन में आवाज कम आ रही है ना, तो आज की क्लास के बाद मैं चेक करवाती हूं, है ना। आज के बाद में क्लास जैसे क्लास खत्म हो जाएगी 2 बजे, तो मैं टेक्निकल टीम वाले बंदे को लाइन पे लेकर चेक करवाती हूं कुछ सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं है, कि मेरा माइक बहुत अच्छा माइक है और इनफैक्ट मैंने माइक का ये भी लगा रखा है, इससे आवाज बहुत अच्छी आती है। तो अगर कुछ है ऐसी प्रॉब्लम तो आज मैं क्लास के बाद पक्का 100% चेक करवाऊंगी। हो सकता है ऑब्वियसली कुछ सेटिंग कर रखी हो इन लोगों ने, है ना। चल स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैम रेस्पिरेटरी के तीनों लेक्चर से मजा आ गया, आज बेटा हमारा प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करवा दिया था, क्या काम होता है लंग्स का, है ना। नोज, नोज के बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स सब कुछ मैंने आपको करा दिया था कल की क्लास में। लंग्स, एल्वेलाई ये सब क्या होता है। अब कुछ तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां पढ़ेंगे, है ना, कि क्या-क्या डिजीज होती है सिस्टम में, फेफड़ों में कौन-कौन सी बीमारियां होती है और कुछ आपको फैक्ट्स लिखवा रही हूं जो एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए आइए पहला फैक्ट, क्या वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेस्पिरेशन रेट मेजर करते हैं, कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो। सबसे पहले आप बताओ मुझे 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। एक अडल्ट पर्सन, अडल्ट का मतलब होता है भाई 18 साल का हो गया, उस अडल्ट पर्सन की रेस्पिरेशन रेट कितनी होनी चाहिए, तो बेटा 12 से 15 पर मिनट। 1 मिनट में आप 12 से 15 बार तो भैया सांस लेते ही लेते हैं, लेना जरूरी है, क्योंकि अगर इससे कम बार सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड छोटे बच्चे होते हैं, उनका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, पता है 1 मिनट में 20 से 22 बार सांस लेते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कैसे क्वेश्चन आएगा कि अडल्ट पर्सन में ये क्या लिखवा रही हूं मैं, ये रेस्पिरेशन रेट है बेटा, आरआर है। आरआर का मतलब होता है श्वसन दर, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। तो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं, ठीक है, मिनिमम लेना पड़ेगा आपको। और जो बड़े लोग होते हैं 73 तो बेटा सर वो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट होती है बेटा। और छोटे बच्चों की रेस्पिरेशन रेट हमसे ज्यादा होती है, फेफड़ा छोटे होते हैं, तो बार-बार सांस लेना पड़ता है उन्हें, है ना। चल अगला बेटा हिकअप्स कल बता दिया था, हिकअप्स क्यों आती है बस कल बता दिया था, बार-बार थोड़ा बताएंगे। नेक्स्ट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आप कभी हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल वाले मुंह में एक ऐसा पाइप जैसा इंस्ट्रूमेंट देते हैं और बोलते हैं सांस लो, तो 1 मिनट के बाद चेक करते हैं कि आप कितनी बार सांस लिए। उस इंस्ट्रूमेंट को स्पाइरोमीटर कहते हैं। तो लिख दो रेस्पिरेशन रेट इज मेजर्ड बाय, मैंने आरआर लिखा है, आरआर का मतलब क्या है, राजस्थान रॉयल नहीं, आरआर का मतलब है रेस्पिरेशन रेट इज मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, स्पाइरोमीटर बोलते हैं। लिखो श्वसन दर स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हॉस्पिटल्स में रहता है, उससे मापी जाती है, मापी जाती है। तो या तो पूछेगा रेस्पिरेशन रेट कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, या आपसे पूछेगा कि स्पाइरोमीटर का मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कैसे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आता है तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, क्या होता है ये टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में सेम नाम बोलेंगे, है ना, क्या होता है ये टाइडल वॉल्यूम। लिखिए हिंदी में लिखो टाइडल आयतन। टाइडल आयतन किसका होता है, टाइडल आयतन शब्द हम किसके लिए यूज में लेते हैं, फेफड़े के लिए, किसके लिए, फेफड़े के लिए। तो आपको पता है टाइडल वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। पहले देखो कितना होता है, होता है अप्रोक्स 500 ml एयर के बराबर, 500 ml एयर के बराबर, हवा के बराबर हमारा टाइडल आयतन होता है, किसका, फेफड़ों का होता है बच्चों। अब एग्जामिनर पूछता है मैम आपके पास नोट्स भेजने हैं, किसके नोट्स भेजने हैं, आपने बनाए हैं नोट्स, वो भेजने हैं क्या, तो बेटा आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। सुनो क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। एक बार सांस लो, देखो मैं समझाती हूं आपको। एक बार सांस लिया, एक बार सांस छोड़ो, तो सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो टोटल एयर हमारे फेफड़ों ने यूज ली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ टोटल एयर दैट इज यूज्ड बाय लंग्स एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। कहने का मतलब क्या होगा, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय जितना भी साफ हवा हमारे फेफड़ों में काम में ली है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml एयर के बराबर होता है। परिभाषा आपसे नहीं पूछता एग्जामिनर, आपको नहीं याद रखनी है, अगर लिखनी है तो फिर भी लिख लो, मैं लिखवा देती हूं। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इज यूज्ड बाय lungs at the time inhalation and exhalation, at the time of inhalation। inhalation का मतलब क्या होता है बेटा, सांस अंदर लेना, and exhalation का मतलब क्या होता है, exhalation का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो हिंदी में लिखो सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय, मैं हिंदी में बोल रही हूं, लिखा अपने आप लेना, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय जो हवा की कुल मात्रा फेफड़ों द्वारा काम में ली गई है उस मात्रा को टाइडल आयतन कहा जाता है। ठीक है, समझा मैंने दिया है, लिख अपने आप लेना अपनी परिभाषा में, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय जितना भी सारा हवा हमारे फेफड़ों में काम में ली है, जितनी हवा फेफड़ों के अंदर काम में ली गई है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कहते हैं, जो 500 ml के बराबर होती है। अब बच्चों एक और पूछता है एग्जामिनर, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होता है, कितना नहीं होता ये नहीं बता सकता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होता है, अगले स्लाइड में लिखवा रही हूं मैं, ठीक है, ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब एक दूसरी परिभाषा आपको याद रखनी है, क्या रेसिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है बच्चों। आप एक लंबी सी सांस लो, ठीक है, एक लंबी सी सांस लो, बहुत कस के सांस लो, ठीक है, कस के सांस का मतलब है एक लंबी सी सांस लो, ठीक है, ले लिया आपने लंबी सी सांस। अब जितना प्रेशर लगा सकते हो उतने प्रेशर के साथ एक लंबी सी सांस बाहर छोड़ो, छोटी सांस। अब बच्चों सांस छोड़ने के बाद जितना भी अमाउंट एयर का हमारे फेफड़ों के पास बचा है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कहते हैं। ये मत सोचना कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो सारी सांस बाहर छोड़ देते हैं, फेफड़े खाली हो जाते हैं, खाली फेफड़े ब्लास्ट कर जाते हैं, खाली फेफड़ा खराब हो जाता है, तो
कुछ अमाउंट सांस छोड़ने के बाद जितना भी अमाउंट का एयर का अमाउंट आपके फेफड़े के पास है, उसी अमाउंट को रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कहते हैं। हिंदी में लिखो, सांस छोड़ने के बाद बची हुई हवा की मात्रा फेफड़ों के पास, उसी को क्या कहते हैं हम? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कहते हैं। बेटा एग्जाम में जब आता है तो इसका परिभाषा ही पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर, लिखिए द अमाउंट ऑफ एयर, परिभाषा यहाँ पे जरूरी है। आज मैं पी वाई क्यू करवाऊंगी ना, तो वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर दैट remains in lungs after exhalation is known as residual volume। बच्चा देखो एग्जाम में आए ना, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हम कौन से ऑर्गन, कौन से अंग के लिए यूज में लेते हैं? फेफड़े के होते हैं बेटा, ठीक है। देखो सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों के पास बची हुई या शेष लिख दो, ठीक है, शेष लिख दो। शेष हवा की मात्रा को रेसिडुअल आयतन कहा जाता है। मात्रा को हिंदी में कोई नाम नहीं है इसका, जिसका था मैंने वो पहले लिखवा दिया। रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। कितना? तो बेटा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो नहीं लिख सकते, बस इसकी परिभाषा एग्जाम में आती है। देखो जो टोटल हवा आपके फेफड़ों में यूज हुई है, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सांस छोड़ने के बाद कुछ मात्रा में हवा हमारे फेफड़ों के पास बची हुई होती है। अगर सारी हवा आप सांस छोड़ने में बाहर छोड़ देते हैं, तो आपके फेफड़े की जो एल्वेलाई होती है, जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई थी, वो आपस में चिपकना शुरू कर देती है, जिससे आपके फेफड़े ब्लास्ट कर सकते हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, फेफड़े डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उन एयर सेक्स के अंदर क्या कुछ मात्रा होनी चाहिए, उसी मात्रा की हवा की मात्रा को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी हाँ। अब चलो अगला बता दो कि क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओगे। एग्जामिनर पूछता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइए हमारे खून का लाल रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? चलो ये बता दो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, श्वसनीय वर्णक क्या होता है ना? क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? आपको याद है मैंने आपको परसों की क्लास में पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में जो हवा आती है, वो हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में खून होता है, और खून में कौन होता है? खून में होता है मैम हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अपने साथ कौन सी गैस को जोड़ता है? हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक सेल और टिश्यू के पास छोड़ के आता है। जी हाँ मैम, इसीलिए आपसे एग्जामिनर जब भी पूछे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, यानी कि वो कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन का काम करवाता है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचना, ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूटना, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन को, या जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं हिंदी में, हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और ये हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको जोड़ता है? ऑक्सीजन गैस को। तो एग्जामिनर पूछता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? तो आप ऐसे बना लीजिए, एक हेमोग्लोबिन, Hb का मतलब है हेमोग्लोबिन, वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ के लेके जाता है, ऐसे जोड़ के लेके जाता है। ये देखो, ठीक है। तो हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक, तो इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब बच्चों क्या आपने सुना है कि जो ऑक्टोपस होता है, जिसको भूतिया मछली कहते हैं आप, ऑक्टोपस का खून जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारे खून में क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन होता है, जैसे ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। और ये जो हीमोसाइनिन है ना, यही क्या करता है? ऑक्टोपस के खून को कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है, नीला कलर देता है। तो अगर मैं पूछ लूं आपसे कि जो ऑक्टोपस होता है उसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो आप आंसर क्या करके आओगे? ऑक्टोपस का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है? हीमोसाइनिन। क्योंकि मैम जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन होता है। तो ऑक्टोपस के बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है। तो हीमोसाइनिन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टोपस के बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसनीय वर्णक बोलेंगे इसको। किसका? ऑक्टोपस का। बीपीएससी के पेपर क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूं आपसे यहाँ पे, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। ऑक्टोपस का क्या है? हीमोग्लोबिन। अगला नेक्स्ट नोट डाल के क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन क्या आता है? एरो लगा के लिख लो। ये जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट हमारी जो होती है ना, रेस्पिरेशन को बोलते हैं श्वसन, और इसी को हम लिख सकते हैं एक और, अगर आपको ऑब्लिक या एंड लगा लो आप, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। ब्रीदिंग रेट, कितनी बार सांस लेना है, कितनी बार सांस छोड़ना है, कितना ऑक्सीजन हमारी सेल्स के पास पहुंचेगा, ये सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा? तो एग्जामिनर पूछे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट ब्रेन के कौन से हिस्से से, दिमाग के कौन कौन से हिस्से इस पे काम करते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस रेगुलेट किए जाते हैं हमारे ब्रेन के। एक तो ब्रेन में हिस्सा होता है, आपको पढ़ाएंगे आगे, मेडुला ऑब्लंगाटा, हिंदी में सेम नाम होता है बच्चों, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सेम हिंदी में नाम है, मेडुला ऑब्लंगाटा। और दूसरा आपको करना है एंड लगा के, है ना, पोन्स वेरोलाई, हिंदी में सेम नाम है, पोन्स वेरोलाई। हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? पोन्स वेरोलाई। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब ब्रेन पढ़ाऊंगी। ये दोनों ब्रेन के हिस्से होते हैं, ये दोनों ब्रेन के पार्ट होते हैं बेटा, और ये दोनों मस्तिष्क के हिस्से हैं, और ये दोनों किसको कंट्रोल करते हैं? ये दोनों रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आज क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, वहां पे क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। क्या एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? सुनो, हमारे मस्तिष्क के कौन कौन से हिस्से द्वारा हमारी श्वसन और श्वसन दर को नियंत्रित करके रखा जाता है? तो दो नाम मिल सकते हैं, दोनों होंगे तो बहुत ऑप्शन सही होगा, अकेले अकेले होंगे तो मेडुला ऑब्लंगाटा या पोन्स, अकेला पोन्स में लिखा होता है, फुल फॉर्म इसकी पोन्स वेरोलाई होती है। कभी बात समझ में आई है ना? कभी बात समझ में आई? हाँ जी मैम, ये बात समझ में आ गई। ये कुछ क्वेश्चन बता रही हूं, एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। अगला सुनो, अब मैं आपको कुछ डायफ्राम के बारे में बात बताना चाहती हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो डायफ्राम होता है वो कहाँ होता है, आप बताओ। मैम आपने पढ़ाया था डायफ्राम एक मांस का टुकड़ा होता है, और ये मांस का टुकड़ा सी जैसी स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। कैसे होता है डायफ्राम और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो सुनते जाओ। ये रहा आपका डायफ्राम, देखो इस फोटो में दिख रहा है डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम सी जैसा, ऐसा, इसको डायफ्राम कहते हैं। हाँ जी, इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? जो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना, दोनों को एक साथ मिलाकर
को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलेशन, और एक्सेलेशन को हिंदी में कहते हैं बहिश्वसन। बहि का मतलब होता है बाहर, सांस बाहर छोड़ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सांस जब लेते हो तब डायफ्राम में क्या फर्क पड़ता है, और जब सांस छोड़ते हो तब डायफ्राम में क्या फर्क पड़ता है। तो आप खुद से महसूस करो ये चीज। देखो बच्चों, जब आप इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सांस लेते हो तो क्या होता है? एयर इन होती है। अरे हवा अंदर आती है कि नहीं आती है सांस लेते हो तब? हाँ जी मैम। हवा किसमें भरती है? हवा लंग्स में भरती है। इसका मतलब लंग्स भर जाती है, फेफड़े भर जाते हैं। किससे? हवा से भर जाते हैं। फेफड़े हवा से भर जाते हैं। लंग्स के अंदर क्या हो जाता है? एयर आ जाती है। एयर क्या हो जाती है? इन हो जाती है। अब बच्चों, जब फेफड़ों की जो अंगूर जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको एल्वेलाई कहते हैं, आप गुब्बारे के अंदर हवा डालते हो तो गुब्बारा फूलता है, एक्सपेंड करता है। तो ठीक ऐसे आपको याद रखना है कि जब सांस लेते हो तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है फेफड़ों का वॉल्यूम। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना। फेफड़े क्या हो जाते हैं? फेफड़े के साइज बढ़ जाता है, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि हवा आ गई गुब्बारों में, आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो समझ में आई मेरी बात? सांस लेते समय क्या होगा? अब नेक्स्ट सुनो, जब आप सांस लेते हो तो क्या होता है? ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाते हैं, डाउनवर्ड हो जाता है ये डायफ्राम, मांस का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों में हवा भर गई तो फेफड़ों का आकार बढ़ गया, और आकार बढ़ने की वजह से इस डायफ्राम के ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये डायफ्राम नीचे खिसकेगा ऐसे। तो लिखा हुआ है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग डाउन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम की डायरेक्शन क्या होती है? तो आपको लिखना है बेटा, जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड हो जाता है, और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा ऐसे मैंने एरो लगा दिया है, इसमें साफ साफ देखो, ये देखो डायफ्राम नीचे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना नीचे, हाँ जी नीचे आ रहा है। जब आप सांस लेते हो फेफड़ों के अंदर हवा आती है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं, फेफड़े बढ़ जाते हैं, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ों के जो एयर सैक्स होते हैं उनके अंदर क्या? उनके अंदर हवा बढ़ जाती है, इसकी वजह से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, तो इस डायफ्राम पे दबाव पड़ता है, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, मूविंग डाउन, डाउनवर्ड हो जाता है। अब आप सांस छोड़ो। जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या क्या होता है आप मुझे बताओ। जब आप सांस छोड़ते हो तो एयर यानी हवा, हवा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ क्या होता है? बाहर जाता है, बाहर जाता है सांस छोड़ते हैं। हाँ जी मैम। अब बताओ, जब फेफड़ों से हवा बाहर जाती है तो फेफड़ों की एल्वेलाई खाली हो जाती है। खाली का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कम रह जाता है, टोटल एयर बाहर नहीं जाती। कुछ एयर तो उन एल्वेलाइज के अंदर होनी चाहिए, तो ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है ना। तो आपको बताना है कि लंग्स इस समय क्या करते हैं? जब सांस छोड़ते हो तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। लंग्स क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। अरे जब लंग्स की सेल सिकुड़ेंगी तभी तो हवा बाहर जाएगी। हाँ जी मैम। और जब आप सांस छोड़ते हो तो डायफ्राम कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ये देखो डायफ्राम ऊपर, एरो कहाँ लगा हुआ? ऊपर। ये ऊपर की तरफ जाके चपटा हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डायफ्राम मैम अपवर्ड हो जाता है। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ खिसक जाता है, इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा अपवर्ड हो जाती है। बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना डायफ्राम वाला। आप खुद से देख सकते हो, है ना। सांस लो, महसूस हो रहा है फेफड़ों पे जोर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है फेफड़ों पे जोर? क्योंकि फेफड़ों के अंदर हवा भर रही है। अब फेफड़ों के अंदर हवा भरेगी तो फेफड़े एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो फेफड़ों का वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा। अब सांस छोड़ोगे तो फेफड़े खाली हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं तो फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम को जगह मिल जाएगी, क्योंकि लंग्स हल्के हो गए हैं, लंग्स से हवा बाहर निकल रही है ना। और जब हवा बाहर निकल गई तो लंग्स के वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो इनको स्टार करना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन डायफ्राम वाला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा इस क्लास में यहाँ पर। अब आओ, आपको लास्ट चीज पढ़ानी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज। फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आओ देखो, कुछ कुछ बीमारियां आपको पता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हैं, यानी कि कौन कौन से रोग हैं जो फेफड़ों के रोग कहलाते हैं। आइए जरा, सबसे पहला कुछ शब्द होते हैं, उनकी मीनिंग पता होना चाहिए आपको। पहला, एक नंबर पे लिखो बच्चा, एक शब्द होता है यूपनिया। क्या मतलब होता है यूपनिया का? बच्चों, जब आपकी रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होती है उसको यूपनिया कहा जाता है। मतलब आप मैम 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले रहे हैं और आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा चल रहा है, 94 से अबव चल रहा है, तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, सब कुछ नॉर्मल है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा यूपनिया चल रहा है। यूपनिया का मतलब होता है बेटा क्या? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। अरे जितनी जरूरत है उतना आप रेस्पिरेशन रेट कर रहे हो, उतना सांस ले रहे हो, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना आपकी बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखो, सामान्य श्वसन दर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यूपनिया। अब दूसरा सुनो, दूसरा शब्द होता है, उसको बोलते हैं हाइपोनिया। हाइपोनिया। अब ये हाइपोनिया का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा कम होता है। तो हाइपोनिया का मतलब क्या हो गया? आपका रेस्पिरेशन रेट कम हो रहा है धीरे धीरे, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। हाइपो का मतलब होता है कम। तो बेटा जब किसी इंसान की रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाए? कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, श्वसन दर, सांस लेने की दर में कमी आ जाए, तो जितना कम सांस लोगे उतना हवा कम जाएगा, उतना हवा कम जाएगा तो आपकी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कम जाएगा। तो इसका मतलब मैम इसके बॉडी में किसका अमाउंट कम हो जाएगा? ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। धीरे 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 94 95 से कम आएगा, 80 आएगा, 75 आएगा, डॉक्टर जल्दी से इसको वेंटिलेटर से शिफ्ट करें, जल्दी से इसको ऑक्सीजन सिलेंडर करना, ऑक्सीजन मास्क करना। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या होता है? हाइपरकीमिया। हाइपर शब्द का मतलब होता है बच्चों हमेशा ज्यादा। ठीक है, अगर आपके बहुत ज्यादा क्या आ गई? रेस्पिरेशन रेट हो गया, इसका मतलब सांसें हाँकनी बहुत तेज 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 फेफड़ों पे जोर देते हैं। मैंने कहा 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लो, 16 बार ले लो, 17 बार ले लो, 18 बार ले लो। लेकिन बेटा जब आप दौड़ लगाते हो, है ना, जब दौड़ लगाते तो क्या होता है? आपकी सांसें हाँकने लग जाती है, कुछ देर बाद हो जाती है। तो जब रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाए, आपकी सांसें हाँकने लग जाए, तो उस समय यानी कि जब श्वसन दर बढ़ जाती है, 1 मिनट में आप 25 से 30 बार सांस लेते हैं, तो उस सेंटेंस इसके लिए इस सेंटेंस के लिए वर्ड लेते हैं डॉक्टर्स, क्या लेते हैं? हाइपरकीमिया। हाइपरकीमिया। चौथा शब्द होता है, उसको बोलते हैं अनोक्सिया। अनोक्सिया शब्द का मतलब होता है भैया बिल्कुल भी बॉडी में क्या नहीं बचा? ऑक्सीजन नहीं बचा। नो ऑक्सीजन बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज, नो ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि सेल्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे। नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हमारे बॉडी को, तब उसके लिए हम क्या शब्द यूज लेते हैं? हम तो क्या डॉक्टर? अनोक्सिया। अनोक्सिया का मतलब है कोशिकाओं, ऊतकों, ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन आया ही नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, आपके बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। उसके लिए डॉक्टर कौन सा शब्द यूज करता है? अनोक्सिया शब्द यूज करता है। पांचवा जो होता है फेफड़ों के अंदर, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस डिजीज, ब्रोंकाइटिस रोग।
कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा विंड पाइप होता है, जो हमारी वायु नलिका होती है, जब वो फेफड़ों में एंटर करती है, प्रवेश करती है, याद है आपको कि ऐसे ये विंड पाइप ऐसे जाके डिवाइड हो जाती है, फिर ऐसे पतली पतली ऐसे डक्ट्स में पतली पतली नलियों में डिवाइड हो जाती है। और इन्हीं नलियों को हम क्या कह रहे थे? इन्हीं नलियों को हम ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंका, पहले ब्रोंकाई बोला फिर हम ब्रोंक्यूल्स बोल रहे थे। बेटा जो लोग बहुत सालों से और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या फिर क्या सिगरेट पीते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है ब्रोंकाइटिस डिजीज। अच्छा क्या होता है इसमें? बीड़ी और सिगरेट के अंदर जो धुआं होता है, जो निकोटीन होता है, जो टार होता है, वो टार हवा के साथ आता है और इन नलियों के अंदर ऐसे टार जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जो नलियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, इनमें टार जम जाता है, जिसकी वजह से इस इंसान के फेफड़े के अंदर, ये आपका फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, तो धीरे धीरे इस इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, इसको अटैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस डिजीज। ब्रोंकाइटिस डिजीज में क्या होता है? तो बेटा ये जो मैंने कल पढ़ाई थी, क्या ब्रोंकाई या दूसरा क्या पढ़ाया था, दूसरा डिवीजन ब्रोंक्यूल्स पढ़ाया था, याद है ना? इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है? जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, उसका टार या जो बीड़ी सिगरेट के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, वो निकोटीन आके जम जाता है। निकोटीन की स्पेलिंग में सही आता है ना, निकोटीन, निकोटीन आके जम जाता है, या सिगरेट और बीड़ी का जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, वो आके जम जाता है और ये नलियां धीरे 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 अंदर से खराब होना शुरू हो जाती है या ब्लॉक होना शुरू हो जाती है और ऐसे लोगों के फेफड़ों के पास ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती है, तो इसका क्या हो जाता है? इस इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अभिषेक जी कह रहे हैं क्या कि मैम किसी को कुपिका भी कहते हैं, कुपिका बेटा किसको कहते हैं? एल्वेलाई को कहते हैं, कल बताया था बहुत अच्छे से। तो ब्रोंकाइटिस डिजीज किसको होता है? जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, कई सालों से पीते हैं, जैसे मैंने बताया शाहरुख खान को ब्रोंकाइटिस डिजीज थी पहले, तो फिर पता लगा 4 साल के उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। अब मुझे नहीं पता, मैं कोई पर्सन तो जानती नहीं हूं शाहरुख खान को, अब पीते कि नहीं पीते, लेकिन उनको ब्रोंकाइटिस डिजीज थी, ये पक्का था। तो ये फेफड़ों की बीमारी है और ये सिगरेट पीने से और बीड़ी पीने से होती है। बीड़ी और सिगरेट में जो टार और निकोटीन होता है ना, वो आके जम जाता है, जिससे ब्रोंकाइटिस ब्लॉक हो जाती है। ये ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइटिस लाइन होती है, पतली पाइप ब्लॉक हो जाती है। चलो अगला पांचवा डिजीज क्या होता है? पांचवा होता है हे फीवर। हाँ हे फीवर, हे बुखार, हिंदी में सेम नाम है हे बुखार। ये कैसा बुखार है? हाँ बेटा एग्जाम में आता है। पहली बात, हे फीवर जनरली आपको लगता है कि बुखार होता है तो बुखार में हड्डियां टूटती है ना, सर में दर्द होता है, ये सब। सुनो, हे फीवर जो है वो आपकी लंग्स में इंफेक्शन करता है। अब लंग्स में क्या इंफेक्शन करता है? फेफड़ों में संक्रमण करता है ये बुखार। ये कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है? फेफड़ों को। अब ये होता कैसे है बच्चों? आप ऐसी हवा ले रहे हैं जिस हवा में कोई माइट आ गया। माइट समझते हैं? माइट्स का मतलब होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। अरे जब बारिश होती है तो छोटे मोटे, आजकल बारिश के समय बहुत अलग अलग प्रकार के कीड़े नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे माइट्स, पतंगे, छोटे छोटे उड़ने वाले माइट्स है ना। या हमारे प्लांट्स में होते हैं पोलिन ग्रेन्स, बस इसको स्टार कर लो। पोलिन ग्रेन्स को कहते हैं हिंदी में परागकण। ये परागकण क्या होता है? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, एक फूल होता है, फूल में एक नर वाला जननांग भाग होता है, एक मादा जननांग भाग होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। हिबिस्कस के उसमें दिखाया होगा, क्या कहते हैं, गुड़हल के उसमें दिखाया होगा, है ना। तो सुनो, ये पोलिन ग्रेन मेल गैमेट्स होते हैं, आपको बॉटनी में आगे पढ़ाएंगे। ये पोलिन ग्रेन क्या होता है? जब आप गुड़हल का फूल लेते हैं तो ऐसे तोड़ते हैं उसको, तो आपके हाथ में से सफेद या लाइट येलो कलर का पाउडर सा चिपकता है, उसी पाउडर को पोलिन ग्रेन कहते हैं। तो जब आप आपके गार्डन में या कहीं भी आप ऐसी जगह घूमते हैं जहां पर ऐसे पौधे, ऐसे फूल लगा रखे हैं आपने, जिन फूलों में पोलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, तो आप हवा तो ले रहे हो जब पौधों के पास जा रहे हो, तो उसी हवा में ये पोलिन ग्रेन्स आ जाते हैं या ये माइट्स आ जाते हैं। माइट्स का मतलब होता है बेटा दीमक, दीमक जैसे कीड़े मकोड़े, है ना। तो ये आ जाते हैं और कहां पर? सांस लोगे तो सांस के साथ कहां जाते हैं? फेफड़ों में आ जाते हैं। तो ये फेफड़ों में इंफेक्शन करेंगे और आपको बुखार आएगा। इसी बुखार को हे फीवर कहते हैं। आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या चीजें? पहली चीज याद रखनी है आपको कि जो हे फीवर होता है वो फेफड़ों में इंफेक्शन करता है। दूसरी चीज, दीमक या परागकण जब आते हैं तो वो कौन से बुखार करते हैं? हे बुखार करते हैं, हे फीवर करते हैं। ये स्टार कर लेना, परागकणों के इंफेक्शन से कौन सा बुखार होता है? हे फीवर होता है। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। छठा सुनो, छठा होता है एक बीमारी जिसको हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। 6 नंबर पे क्या? एस्बेस्टोसिस। बेस्टोसिस क्या होता है? एस्बेस्टोसिस सुनो, एस्बेस्टोसिस क्या होता है? ये बीमारी का नाम है। और इस बीमारी में क्या होता है? ऐसे वर्कर्स, ऐसे काम करने वाले मजदूर जो कहां काम कर रहे हैं? जो एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब मैम ये एस्बेस्टस क्या होता है? बेटा ये एक सिलिकॉन फाइबर होते हैं। फाइबर्स वाली कंपनी में जो कौन काम करता है? कोई भी वर्कर काम करता है, जैसे रोबोट वगैरह बनते हैं ना, या जो स्पेस में जाने वाले जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, है ना, इनमें काम आता है ये सिलिकॉन फाइबर्स होते हैं, इनको एस्बेस्टस बोलते हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसान मास्क नहीं लगाते हैं तो यही सिलिकॉन फाइबर या एस्बेस्टस कहां चले जाते हैं? फेफड़े में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं और फेफड़ों में इंफेक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से बीमारी होती है, उसको एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा एस्बेस्टोसिस कौन से ऑर्गन की बीमारी है? फेफड़े, लंग्स। आपसे एग्जाम में पूछेगा एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? एस्बेस्टस नाम के फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। ऐसे वर्कर्स, ऐसे मजदूर जो कहां काम करते हैं? ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे ये बनता है। तो वो अगर मास्क वास्क नहीं लगाते हैं तो उनकी नाक से या मुंह से ये पार्टिकल्स जाके फेफड़ों के अंदर जम जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बताओ जूते चप्पल की फैक्ट्री होती है ना, वहां पर भी ये फाइबर्स काम आते हैं, तो जूते चप्पलों की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी हो जाता है कभी कभी। अगला सुनो, 7 नंबर। 7 नंबर पे होता है ब्लैक लंग्स, काले फेफड़े हो जाना। तो मैंने आपको बताया था फेफड़ों का कलर कैसा होता है? मैम पीला होता है, सॉरी कहां पीला, पिंक होता है ना। नेचुरल कलर क्या होता है फेफड़ों का? मैम आपने बताया था नेचुरल कलर होता है फेफड़ों का पिंक। लेकिन अगर कोई इंसान कोल इंडस्ट्री में काम करता है, कोल का मतलब होता है कोयले की फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, या अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम करता है जहां सीमेंट बनती है, और अगर ऐसे वर्कर्स मास्क वास्क नहीं लगाते हैं तो इनके सांस के साथ कोयले के पार्टिकल्स और सीमेंट के पार्टिकल्स फेफड़ों में जाके जम जाते हैं और फेफड़ों का कलर पिंक नहीं काला हो जाता है, क्योंकि कोयला जम गया उनके फेफड़ों के अंदर। तो जो लोग कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप बताओगे बेटा कोयले में, सीमेंट वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके फेफड़ों के अंदर कोयले के पार्टिकल्स जमे हुए मिलते हैं, उनको सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां होती हैं। 8वां सुन लो, व्हाइट लंग, सफेद फेफड़े कब होते हैं? तो ऐसे लोग जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैसे? जो कॉटन कपड़ा बनता है जहां पे, है ना, सफेद फेफड़े कब होते हैं? जो लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो बेटा उनके शरीर के अंदर सांस के साथ कपास, कॉटन चला जाता है, कॉटन को बोलते हैं कपास, और ये कॉटन सफेद रंग का होता है। तो यही कॉटन जाके उनके फेफड़ों में जम जाता है, तो उनके फेफड़ों का एक्सरे करवाते हैं, कलर कैसा आता है फेफड़ों का? सफेद कलर आता है। आपसे पूछे एग्जामिनर, ब्राउन कलर कब होता है फेफड़ों का? फेफड़ों का भूरा रंग कब होता है? जब आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, तंबाकू किसी भी रूप में आप खा रहे हो,
मुझे नहीं पता तंबाकू पान में खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, रजनीगंधा खा रहे हैं और क्या क्या आता है तंबाकू वाला मुझे नहीं पता। अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो इनके अंदर का जो टार होता है, टार क्या बेटा, टॉक्सिक चीज निकोटीन। अरे जब मूवी देखने जाते हो तो उसमें आता है ना, इतना टार आपको बीमार करने के लिए काफी नहीं, बहुत काफी है। तो यही टार, यही निकोटीन फेफड़ों के अंदर जम जाता है, तो फेफड़ों का कलर पिंक से लाल भूरा हो जाता है, फिर पूरा ही भूरा, और फिर तो काली पड़ने लग जाते हैं फेफड़े। तो डॉक्टर कहता है बस भैया छोड़ दो, अब कुछ नहीं, है ना। हाँ, पेपर फैक्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या हो जाता है, व्हाइट लंग्स हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। एमिफाइसेमा क्या होता है बेटा, एमिफाइसेमा भी सिगरेट पीने से होता है। एमिफाइसेमा में क्या होता है, जो फेफड़ों के अंदर की जो क्या होती है एल्वेलाई, वो फटना शुरू हो जाती है तार जमने के कारण। हाँ, ये भी लिख सकते हो आप, 10वें नंबर पे लिखिए क्या, आप लिखिए एमिफाइसेमा। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी होता है बेटा, ये भी स्मोकिंग करने की वजह से होता है। स्मोकिंग या तंबाकू खाने से, स्मोकिंग कर रहे हैं आप या तंबाकू खा रहे हैं उससे होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें याद रखना बेटा। एमिफाइसेमा मैंने बता दिया बेटा, इसमें तो एल्कोहल डैमेज होती है। सिगरेट पीने से सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो ये होती है। इसमें तो सीधा जो हमारे स्मोकिंग करने वाले भाई बहन होते हैं ना, आजकल की लड़कियां भी बहुत स्मोकिंग करती हैं, जरूरी थोड़ी सिर्फ स्मोकिंग लड़के करते हैं। गांव में देखो ना, औरतें घूंघट कर रही होती है, घूंघट के अंदर बीड़ी पी रही होती है। गांव में तो हर दूसरी औरत बीड़ी पी रही होती है। अब आप कहोगे मैम कि गांव की औरतों को बदनाम कर रहे हैं, नहीं बेटा, उनके पास नॉलेज कम होता है। शहर का लोग पढ़ लिख लेता है, उन्हें पता है बीमारियां क्या होती हैं, और शहर में रहने वाले लोग तो वैसे ही 10 सिगरेट के बराबर धुआं वैसे ही ले रहे हैं एक दिन में, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गांव के लोगों को नॉलेज कम होता है, नेचुरल बीमारी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने फेफड़े खराब कर लेते हैं बीड़ी पी के। देखा गांव में औरतें कैसे बीड़ी पीती है, हमारे गांव में भी औरतें बीड़ी पीती है, अब कितना ही समझा लो, ठीक है। तो स्मोकिंग करने से जो हमारे फेफड़ों के अंदर की जो एल्वेलाइज होती है, जो कुपिकाएं होती है, फेफड़ों की सेल्स होती है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, जहां पे खून में ऑक्सीजन घुलता है, उन्हीं में इंफेक्शन हो जाता है, टार जम जाता है तंबाकू का। अरे सिगरेट तो फिर भी ठीक है, बीड़ी सिगरेट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिगरेट में तो फिल्टर तो है, वो फिल्टर टार को जाने से रोकता है, लेकिन बीड़ी में कौन से फिल्टर होते हैं भैया, बीड़ी में तो तंबाकू आता है ना। तो ये याद रखिएगा कि एमिफाइसेमा हो गया, और दूसरा ग्राउंड लंग्स हो गए, और ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सिर्फ उन लोगों को होता है, इसका बस एक ही कारण है तंबाकू का सेवन करना। अब तंबाकू किस रूप में खाते हो आप, वो मैटर नहीं करता, है ना, वो मैटर नहीं करता। आगे बात समझ में, तो ये सारी फेफड़ों की डिजीज होती है, ये सारी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। मोहित कुमार कह रहे हैं कभी 2 साल पहले मैं भी पीता था, अभी तो बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है। मैं, मेरी मम्मी चुपके से बीड़ी पीती है, अनुराग देखो बेटा, तो बोला मम्मी को रोको, तो कैंसर आजकल आपको पता ही है, ठीक है। चलो ये हो गए आपके सारे के सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। अब हम करेंगे 15 से 20 मिनट में प्रैक्टिस, तो आ जाओ जरा आपको प्रैक्टिस करवाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब एक एक क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चंस का, अब पता लगेगा बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरी तरफ से पूरा खत्म, पूरा खत्म। मैम शहर की लड़कियां बहुत सिगरेट पीती है, तो लड़का लड़की दोनों सिगरेट पीते हैं, मैंने कहा कि लड़के सिगरेट पीते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं। मैम चाय पीने से फेफड़े खराब होते हैं, ये कोई पूरी बात नहीं है, चाय पीने से फेफड़े खराब होते हैं, तो हर दूसरे इंसान के फेफड़े खराब हो रहे हैं। मैं भी सुबह सुबह एक कप चाय पीती हूँ, तो मेरे फेफड़े आ सकता है, ठीक है। ओके चलो अब बताओ सर, सिलिकोसिस क्या होता है। सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसानों के फेफड़ों में सिलिकॉन पार्टिकल्स जम जाते हैं, जिसको सिलिकोसिस कहा जाता है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से। कितना टाइम हो गया, अभी है अपने पास 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट में 20-25 क्वेश्चन तो हमें डिस्कस करने ही पड़ेंगे जल्दी जल्दी। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव के श्वसन तंत्र के कौन कौन से हिस्से हैं। ट्रैकिया होता है, यहाँ मैम डायफ्राम भी मैंने पढ़ाया है, लंग्स भी मैंने पढ़ाया है। हाँ, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, ये तो मुख्य श्वसनीय ऑर्गन है। अगर मेन पूछा होता तो लंग्स होता, तो ऑल ऑफ दीस आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूं, अभी पढ़ाया था, आज मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, अभी पढ़ाया था। हमारे ब्रेन के कौन से दो हिस्से हैं जो कि हमारी श्वसन दर या सांस लेने की दर को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा था दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, मेडुला ऑब्लिंगाटा, हिंदी में सिर्फ मेडुला लिखा है चलेगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे पी बाई क्यू है बेटा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। अच्छा बच्चों देखो, इंस्पायरेशन का मतलब है सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। इनहेलेशन इंस्पायरेशन का मतलब एक ही होता है, और एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सांस लेने के बाद छोड़ी जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है। मैंने अभी आपको कहा था जब आप जोर से सांस लो, जोर से सांस छोड़ दो बाहर, लंबी सी सांस आपने बाहर छोड़ दी, ठीक है, उसको तो छोड़ने लेना और फिर छोड़ना एक बार, तो आपने आपके फेफड़ों में जितनी ज्यादा एयर यूज की है उसी एयर को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पे रेसिडुअल मत कर देना, देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरेशन एक्सहेलेशन, ये कह रहे हैं सांस लेना और सांस छोड़ने के समय टोटल जो आपके फेफड़ों में एयर काम मिली है वो कौन सी होगी, वो टाइडल वॉल्यूम होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक श्वास चक्र के दौरान जब हवा अंदर ली जाती है और हवा बाहर छोड़ी जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में हवा रहती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अरे अभी तो पढ़ाया मैंने, जब आप सांस छोड़ देते हो तो सांस छोड़ने के बाद आपके फेफड़ों के पास कुछ मात्रा में हवा बच जाती है और उस हवा को आप क्या कहते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये लो डी होगा बेटा आंसर से। अरे क्या बताया था मैंने कि सांस छोड़ने के बाद थोड़ा हवा तो हमारे फेफड़ों के अंदर होना चाहिए ताकि फेफड़ों के जो गुब्बारे आपस में चिपके ना, फेफड़े खराब ना हो, तो वो जो हवा थोड़ी सी बची है उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। चलो अगला, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन व्हिच मेम्ब्रेन, फेफड़ों की कौन सी मेम्ब्रेन है, कल पढ़ाया था फेफड़ों के बाहर कौन सी झिल्ली होती है, जल्दी आंसर करो यार, ठीक है। फेफड़ों के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, उसी को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है, उसका प्लूरा नाम होता है, इसलिए उसको कभी-कभी प्लूरल मेम्ब्रेन कह देते हैं, फेफड़े की झिल्ली को प्लूरल झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, फेफड़ों के बारे में स्टडी करना, कौन सी ब्रांच में हम फेफड़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच का नाम बताइए जिस ब्रांच में आप फेफड़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। और फेफड़ों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, फेफड़ों के हॉस्पिटल को पुल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल कहते हैं। बच्चा कार्डियोलॉजी में हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, नेफ्रोलॉजी में हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूरोलॉजी में हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहां होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है। हाँ जी, इसका आंसर सही चाहिए मुझे। अरे कल मैंने बहुत अच्छे से ऐसे स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया था ना, ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे फेफड़े में कूप जैसी स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं, एल्वेलाई, और बहुत अच्छे से बताया था इसी एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी एल्वेलाई में ऑक्सीजन तो खून में घुलता है और CO2 यहाँ से बाहर जाता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होना। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ों की कोशिकाओं में, फेफड़ों की कोशिकाओं में, और इन कोशिकाओं को नाम क्या देते हैं, एल्वेलाई। एल्वेलाई को हिंदी में कभी कभी कुपिका लिख देते हैं, मैंने बताया था ना ये पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था, तो आंसर होगा बी। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, हमारे शरीर में डिफ्यूजन कहाँ होता है, या फेफड़े के कौन से हिस्से में डिफ्यूजन होता है, तब भी आपका आंसर क्या होता, तब भी आपका आंसर यही होता है बच्चों,
डिफ्यूजन क्या होता है? एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहीं पे तो डिफ्यूजन होता है, तब भी आपका आंसर सेम हो पाता है। आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। व्हाट इज द रीजन दैट द लंग हैव एल्वेलाई? फेफड़ों के पास एल्वेलाई क्या करती है? क्यों है फेफड़ों के पास एल्वेलाई? आप बताओ भाई, फेफड़ों के पास एल्वेलाई क्यों होती है? क्योंकि ये गैसों के आदान प्रदान करती है और ये फेफड़ों के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाती है बेटा। देखो क्या फेफड़े को मैकेनिकल सपोर्ट देती है? नहीं यार, कोई बात नहीं होगी। ये क्या करती है? फेफड़े को पंप करती है। हट, क्यों हार्ट है क्या? क्यों पंप करना है? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। नहीं, ये सही आंसर नहीं होगा। डी वाला देखो, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। हां, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से गैस आराम से खून में आए, ऑक्सीजन और CO2 बाहर जाए। तो डी होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि अंगूर के गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको एल्वेलाई कहते हैं। ये हमारे फेफड़े में सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, सतही क्षेत्र को बढ़ाती हैं, जिससे आसानी से हमारे खून में ऑक्सीजन आ सके और CO2 बाहर जा सके। बहुत क्लियरली पढ़ाया था। द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड, जो श्वास नली होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? श्वास नली का दूसरा नाम ट्रैकिया होता है। खाने वाली नली का ईसोफेगस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग? अच्छा हाँ, मैंने कहा था कि हमारी ट्रैकिया जो होती है, विंड पाइप होती है, उसके ऊपर ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं और इन छल्लों को क्या काम होता है? मैंने कहा था किसी दिन बहुत प्रेशर से हवा आई तो हमारा विंड पाइप कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? फट जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने से फटने से कौन बचाता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना? कौन सी कार्टिलेज थी बच्चों? याद करो, हाइलीन कार्टिलेज थी। कौन सी कार्टिलेज थी? हाइलीन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज के छल्ले जो होते हैं ना, ये ट्रैकिया को ऐसे पकड़ के रखते हैं, उसे मजबूती देते हैं, ताकि अगर किसी दिन प्रेशर से हवा आ जाए तो बेटा आपकी जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे, वो फटे ना। तो फटने से बचाते हैं ये, ठीक है? अगला, व्हाट ट्रिगर्स द अर्ज टू ब्रीथ इन अ हेल्दी इंडिविजुअल? क्या कह रहा है? एक स्वस्थ व्यक्ति में सांस लेने की इच्छा किस कारण से उत्पन्न होती है? भैया आप में सांस लेने की इच्छा किस कारण से उत्पन्न हो सकती है? आप बताओ। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल। सीधी सी बात है भैया, सांस लेने का मन कब करता है? जब जिंदा रहने के लिए। और जिंदा कब रहोगे? जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में रहेगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे बॉडी के अंदर सही मात्रा में क्या आनी चाहिए? सांस आनी चाहिए। तो ये कैसा क्वेश्चन था, है ना? ये पूछ रहा है कि इंसान जिंदा रहने की इच्छा क्यों जताता है? ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेने की इच्छा क्यों करता है? ताकि भैया उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाता रहे, ताकि वो बीमारियों से बचा रहे, ताकि वो जिंदा रहे भैया, सीधी बात है। चलो अगला क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़े होते हैं? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो क्या पूछ रहा है? ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या पूछा है? ग्लूकोज अणु में कितने ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन 6 होते हैं बेटा, तो 6 आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम एटीपी का नाम देते हैं और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेट्रा का मतलब होता है 4, मैंने बताया था ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 फॉस्फेट जब एडिनोसिन के साथ जुड़ते हैं तो उसको एटीपी कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। 13वां क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन मुझे आप बताओगे, वेयर डज द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन पाइरूवेट ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये चीज। याद है मैंने कहा था रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने कहा था पहला स्टेप कॉमन रहता है हमेशा, नोट डाल के लिखवाया तो बहुत अच्छे से। और मैंने कहा था नोट का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा था कि पहले स्टेप में हमेशा ग्लूकोज जो होता है वो किस में टूटता है? वो पाइरूवेट में टूटता है। अब अगर इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और फिर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये जो पहला स्टेप होता है ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ये हमेशा कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसमें होता है। लेकिन अब अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिला तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये फिर से साइटोप्लाज्म में होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कह रहे हैं कि जब ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है तो ये प्रोसेस कहां होती है? तो आपका आंसर साइटोप्लाज्म होगा। कुछ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा बेटा, तुम ढंग से पढ़ लो। माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला प्रोसेस होगा, तुम ढंग से पढ़ लो, मैंने बहुत अच्छे से नोट डाल के समझाया था आपको ये चीज, ठीक है? आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the common product produced during aerobic and anaerobic respiration initially in the first step? आगे ना क्वेश्चन, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, बेटा टीबी निमोनिया आगे डिजीज वाले चैप्टर पढ़ाएंगे संकेत कुमार खुशवा, ठीक है? चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, पहला स्टेप दोनों में कॉमन होता है और पहले स्टेप में क्या बनता है? हमेशा पाइरूवेट बनता है। इसका फॉर्मूला चेक करना, आई थिंक पाइरूवेट का C3H3O3 होता है फॉर्मूला, बाकी आप देख लेना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, which of the following statement is false? आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है? क्या 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 इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस? हां, पहले स्टेप में हमेशा क्या बनता है? ग्लूकोज टूटता है, ठीक है यार? तो सही स्टेटमेंट आपको गलत ढूंढना है, ठीक है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया एसिटिक एसिड इज ब्रोक डाउन इन यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड टूटता है क्या? नहीं मैम, ग्लूकोज टूटता है, तो ये गलत है, गलत बी नंबर पे है। चलो बाकी देखते हैं क्या सही है क्या। पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट सेम नाम होता है, ठीक है? पाइरूवेट को पाइरूविक एसिड बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में बनता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन से शराब बनती है और मैंने कहा था शराब फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल होता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो गलत सही ढूंढना था, आपको बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स द 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल? अरे भैया जब हमारी मांसपेशियों में, ये भी पढ़ाया था मैंने, देखो सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, मैंने कहा था इस चैप्टर से नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम मेरी क्लास अच्छे से कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, सेम चीज है। रुद्र प्रताप सिंह सिलेबस कब खत्म होगा? आज कर दूं? तुम कहो तो लिखवा दो बैच में सिलेबस कंप्लीट। सुनो, मैंने कहा था क्या कि जब एनर्जी बनती है हमारी मांसपेशियों के पास ऊर्जा बनती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियों का ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और लैक्टिक एसिड में कार्बन की संख्या 3 होती है बेटा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। तो ये क्वेश्चन ऐसे आंसर करना था इसको। कुछ बच्चों में गलत हो गया ना, दो कैसे? बी वाला ऑप्शन तो दो है। अरे सुनो, जब हमारी मांसपेशियों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारी मांसपेशियों में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 होती है बेटा। तो ये क्वेश्चन अभी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे तो पूछा है 6 कार्बन वाला कितने कार्बन में? 3 कार्बन में। 6 कार्बन वाला है कौन? ग्लूकोज है। किस में बदल रहा है? एक एसिड में। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और इसी एसिड के जमाव के कारण आपकी मांसपेशियों में थकान, क्रैम्प, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? अब आप बताओ बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अब देख लो क्या क्या बनता है। मैम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हां जी। पानी बनता है, हां जी। एनर्जी बनती है, हां जी। तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है? नहीं मैम, अल्कोहल काट दो, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी नहीं मैम, वाटर भी बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, formed in muscles by anaerobic respiration of glucose, हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन होता है तो कौन सा एसिड बन जाता है? आप बताओगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जम जाता है। इसके जमाव के कारण आपको थकान होती है, आपके मांसपेशियों में क्रैम्प
आते हैं, ऐसे झंझन की आवाज आती है, मुझे लगता है क्लास स्टॉप हो गई, बिकॉज 1 घंटे का टाइमर लगा हुआ है ना, तो क्लास रुक गई है ना, 2:02 हो गई है। कोई बात नहीं, चलो मैंने मोटा मोटा 19 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी आपको, मुझे लगता है क्लास रुक गई है, क्योंकि वो 1 घंटे की क्लास होती है ना, तो उससे ऊपर आजकल सर्वर लेता नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, कल मिलेंगे आपसे, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बिस्कुट का खरीद खोलूं गला उसका दिया नहीं थे बढ़िया पर हले रात लोगों के हिसाब से बटवा दवाई खा ली तो दिल से छुट्टी कर ले डेढ़ कटोती प्याज दे एक कटोती भर के बस प्याज का पत्ता क्या है
आणि ये गैस नहीं होने